सिविल सेवा दिवस 2023 की थीम क्या है? ए. विकसित भारत, नागरिकों को सशक्त करना और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। बी. विजन इंडिया, नागरिकों और सरकार को करीब लाना। सी. बदलता भारत, चुनौतियां और अवसर। डी. आकांक्षी जिलों के रूपांतरण के लिए विकसित होती रणनीतियां। इसका उत्तर है ए. भारत में प्रतिवर्ष 21 अप्रैल राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। इसे भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा सहित सभी सिविल सेवाओं की उत्कृष्टता के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2023 के सिविल सेवा दिवस का विषय विकसित भारत का उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है। यह विषय समावेशी विकास में संलग्न होकर अपने सभी नागरिकों के लिए अधिक न्याय संगत और समृद्ध भारत प्राप्त करने के लिए सरकार के संकल्प और दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। सिविल सेवा दिवस का उद्देश्य सरकारी कार्यों का प्रबंधन करते समय नागरिक कर्मचारियों को सहयोगी के रूप से काम करने और नागरिकों के कल्याण को प्राथमिकता देने की याद दिलाना है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस का इतिहास। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गृह मंत्री थे, ने 21 अप्रैल 1947 को दिल्ली के मेटकाफ हाउस में प्रशासनिक सेवा अधिकारी परिवीक्षार्थियों को संबोधित किया था। इसलिए इस तिथि को सिविल सेवा दिवस मनाने के लिए चुना गया था। पहला कार्यक्रम 21 अप्रैल 2006 को नई दिल्ली में आयोजित। हर साल विश्व विरासत दिवस स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ए. 18 अप्रैल, बी. 17 अप्रैल, सी. 19 अप्रैल, डी. 15 अप्रैल। इसका उत्तर है ए. 18 अप्रैल। हर साल 18 अप्रैल को स्मारकों और स्थलों के लिए विश्व विरासत दिवस या अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्मारकों और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद इस दिन सांस्कृतिक विरासत और दुनिया में स्मारकों और विरासत स्थलों की एक श्रृंखला को प्रोत्साहित करती है। स्मारकों और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद 1982 ने सुझाव दिया था कि 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने 1983 में अपने 22वें आम सम्मेलन में तारीख को मंजूरी दी। तब से स्मारकों और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद हर साल समारोह के लिए एक विषय सुझाती है। यह दिन केवल सूचीबद्ध स्थलों के बारे में नहीं है, बल्कि वैश्विक, राज्य और स्थानीय महत्व के सभी सांस्कृतिक विरासत परिदृश्यों के बारे में है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? ए. पहला, बी. दूसरा, सी. तीसरा, डी. चौथा। उत्तर है सी. तीसरा। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत तीसरे स्थान पर रहा। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में 68 यूनिकॉर्न के साथ भारत तीसरे स्थान पर बरकरार रहा। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्तर पर फिलहाल 1361 यूनिकॉर्न हैं। एडटेक फर्म बायजूस $22 बिलियन के मूल्यांकन के साथ भारत की तरफ से सूची में सबसे ऊपर रहा। फूड टेक प्लेटफॉर्म स्विगी और गेमिंग कंपनी ड्रीम11 भारत के अन्य शीर्ष यूनिकॉर्न हैं। वैश्विक स्तर पर लॉजिस्टिक यूनिकॉर्न डिलीवरी पिछले साल के शीर्ष आईपीओ की सूची में 14वें स्थान पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका 666 यूनिकॉर्न के साथ पहले स्थान पर, जबकि चीन 316 यूनिकॉर्न के साथ दूसरे स्थान पर है। मातरबाड़ी बंदरगाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित एक गहरे समुद्र का बंदरगाह है। इसे रूस की मदद से बनाया जा रहा है। यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण बंदरगाह होगा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 1 और 2, सी. केवल 1 और 3, डी. 1, 2, 3। सही उत्तर है सी। मातरबाड़ी डीप सी पोर्ट मातरबाड़ी बांग्लादेश में निर्माणाधीन है। यह बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है और इसका निर्माण जापानी सहायता से किया जा रहा है और 2027 में चालू होना निर्धारित है। पूरा होने पर इसे भारत के अविकसित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में काम करना चाहिए। भारत के पूर्वोत्तर राज्य, जिन्हें सामूहिक रूप से
सेवन सिस्टर्स रूप में जाना जाता है, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश द्वारा लैंडलॉक्ड है। हाल ही में गूगल ने कौन सा एआई संचालित चैटबॉट शुरू किया है? ए अल्फाबेट, बी बार्ड, सी ब्रेनफास्ट, डी एर्नी। उत्तर है बी बार्ड। हाल ही में गूगल ने बार्ड एआई संचालित चैटबॉट शुरू किया है। बार्ड का अर्थ होता है कवि। इसे चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए गूगल बार्ड नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है। यह लोगों के सवालों का बातचीत के अंदाज में ठीक उसी तरह से जवाब देता है जिस तरह से चैट जीपीटी को तैयार किया गया है। गूगल का बार्ड लेम्डा लैंग्वेज मॉडल पर आधारित है। इसे माइक्रोसॉफ्ट समर्थित चैट जीपीटी टूल के प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जा रहा है। चैट जीपीटी मॉडल लैंग्वेज के रूप में जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर 3 GPT-3 का उपयोग करता है। वहीं गूगल बार्ड लेम्डा पर आधारित है, जो फर्म के डायलॉग एप्लीकेशन सिस्टम के लिए लैंग्वेज मॉडल है। बार्ड को जल्द ही यूजर के लिए लॉन्च किया जाएगा। बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल चैट जीपीटी पहले से मौजूद डेटा के आधार पर सवालों के जवाब देता है, जबकि गूगल अपने एआई चैटबॉट को लैंग्वेज मॉडल और डायलॉग एप्लीकेशन यानी लेम्डा से संचालित करने वाला है। लेम्डा इंसानों की तरह सोच सकता है। लेम्डा एक छोटा मॉडल है। इसे कम कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत होती है, जिसके चलते बार्ड की पहुंच अधिक यूजर्स तक हो सकेगी। चैट GPT-3 लैंग्वेज पर आधारित है, जो ट्रांसफार्मर बेस्ड है। ट्रांसफार्मर को गूगल रिसर्च ने साल 2017 में बनाया था और ओपन सोर्स। जीतगढ़ी पर्व कहाँ मनाया गया? ए बुटवल लुम्बिनी नेपाल, बी जयगांव पश्चिम बंगाल, सी माना उत्तराखंड, डी कीवतु अरुणाचल प्रदेश। उत्तर है ए बुटवल में जीतगढ़ी पर्व मनाया जा रहा है। लुम्बिनी प्रांत के रूपंदेही जिले के बुटवल में जीतगढ़ी उत्सव मनाया जा रहा है। नेपाल सेना द्वारा ब्रिटिश सरकार तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी पर जीत को चिन्हित करने के लिए हर साल त्यौहार मनाया जाता है। कर्नल उजिर सिंह थापा के नेतृत्व में नेपाली सेना ने 7 बैसाख को 1872 BS को ब्रिटिश सेना को गिराकर जीतगढ़ी किले पर कब्जा कर लिया। किले की विजय के उपलक्ष्य में हर साल बुटवल सब मेट्रोपॉलिटन सिटी में त्यौहार मनाया जाता है। इस अवसर पर जीतगढ़ी किले की मुख्य उत्सव समिति ने सेना के एक दल का स्वागत किया, जो उत्सव में भाग लेने के लिए गोरखा से 370 किलोमीटर पैदल चला। जीतगढ़ किला, जो ब्रिटिश सेना पर नेपाली सेना की जीत का प्रतिनिधित्व करता है, 500 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है। जीतगढ़ की पूर्व पश्चिम लंबाई 205 फीट और चौड़ाई लगभग 55 फीट है। 200 साल से हर साल 7 बैसाख को विजयोत्सव मना। हाल ही में एरोस्पेस अग्रणी वर्जीनिया नोरवुड का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित है? ए यूएसए, बी यूके, सी फ्रांस, डी कनाडा। उत्तर है ए यूएसए। वर्जीनिया नॉरवुड एक अमेरिकी एरोस्पेस पायनियर जिसने 50 से अधिक वर्षों के लिए अंतरिक्ष से पृथ्वी का मानचित्रण और अध्ययन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्कैनर का आविष्कार किया। 86 वर्ष की आयु में टोपका कैलिफोर्निया में निधन हो गया। वर्जीनिया नॉरवुड के बारे में। वर्जीनिया टावर का जन्म 8 जनवरी 1927 को न्यूयॉर्क शहर, संयुक्त राज्य अमेरिका के फोर्ट टाटन में हुआ था। वह लैंडसेट कार्यक्रम में अपने योगदान के लिए जानी जाती थी। उन्होंने मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर को डिजाइन किया था, जिसे पहली बार लैंडसेट 1 पर इस्तेमाल किया गया था। सुरक्षित लैंडिंग साइटों को स्कैन करने और अंतरिक्ष से हमारे ग्रह को मैप करने के लिए 50 से अधिक वर्षों के लिए स्कैनर का उपयोग किया गया है। इस आविष्कार के लिए नासा ने उन्हें लैंडसेट की मां कहा है। 1950 और 60 के दशक में वह ह्यूजेस एयरक्राफ्ट कंपनी में काम कर रही थी, जो उपकरणों का विकास कर रही थी। लैंडसेट उपग्रह सतह से 438 मील की गति से हर 99 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और 1972 से हर भूकंप बाढ़ के लिए तकनीकी समाधान विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने ताइवान के केंद्र के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए आईआईटी मद्रास, बी आईआईटी गुवाहाटी, सी आईआईटी कानपुर,
डी आईआईटी रुड़की। उत्तर है डी। आईआईटी रुड़की और राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र आपदा न्यूनीकरण एनसीडीआर ताइवान ने भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, मलबे के प्रवाह सहित प्राकृतिक खतरों के लिए प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने के उद्देश्य से एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यौगिक आपदाएं शोधकर्ताओं का लक्ष्य उत्तराखंड में चयनित स्थानों पर प्री अलर्ट सेंसर से लैस एक प्रारंभिक चेतावनी सेंसर नेटवर्क को सह स्थापित करना है। भारत की पहली भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली EEWS अर्थात उत्तराखंड भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली UEEWS आईआईटी रुड़की में स्थापित की गई है। वर्तमान में अलर्ट सिस्टम केवल उत्तराखंड भारत के भीतर ही सक्रिय है। असम और नई दिल्ली में दो राज्यों के बीच अंतर्राज्य सीमा विवाद के निपटारे के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ए मिजोरम, ब मेघालय, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मणिपुर, ई त्रिपुरा। उत्तर है सी। असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू ने नई दिल्ली में दोनों राज्यों के बीच एक अंतर राज्य सीमा विवाद के निपटारे के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। क्या था विवाद? असम और अरुणाचल प्रदेश 804.1 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, जो 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से विवाद में है। समझौते से सीमा से सटे 123 गांवों से जुड़ा विवाद खत्म हो जाएगा। समझौते के बाद सर्वे ऑफ इंडिया दोनों राज्यों की सीमाओं के निर्धारण के लिए विस्तृत सर्वेक्षण करेगा। इन दोनों राज्यों के बीच दशकों से लंबित 700 किलोमीटर लंबे सीमा विवाद पर इस समझौते पर हस्ताक्षर होने के साथ ही अब यह पूरी तरह से सुलझ गया है। अभिलेख पाताल है ए राष्ट्रीय अभिलेखागार का पोर्टल, बी सेना का पोर्टल, सी यूजीसी का पोर्टल, डी सीबीएसई का पोर्टल। उत्तर है ए। अभिलेख एक संस्कृत शब्द है जिसका उपयोग भारत में प्राचीन काल से अभिलेखों के लिए किया जाता है, और पाताल एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ बोर्ड, मंच या सतह होता है। इन दोनों शब्दों के संयोजन को पोर्टल फॉर एक्सेस टू आर्काइव्स एंड लर्निंग के संक्षिप्त रूप के रूप में अपनाया गया है। यह इंटरनेट के माध्यम से भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के संदर्भ मीडिया और इसके डिजिटल संग्रह तक पहुंचने के लिए एक पूर्ण विशेषताओं वाला वेब पोर्टल है। इसमें भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा रखी गई 2.7 मिलियन से अधिक फाइलों का संदर्भ मीडिया शामिल है। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार यह भारत सरकार के गैर वर्तमान अभिलेखों का भंडार है और रिकॉर्ड निर्माताओं और सामान्य उपयोगकर्ताओं के उपयोग के लिए उन्हें विश्वास में रखता है। यह संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का एक संबद्ध कार्यालय है। 11 मार्च 1891 को कलकत्ता में इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के रूप में स्थापित इसे 1911 में नई राजधानी में नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-55 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह लिक्विड स्टेज से लैस होने वाला पहला भारतीय लॉन्च व्हीकल है। PSLV C-55 में प्राथमिक उपग्रह के रूप में सिंगापुर का टेलोस 2 और सहयात्री उपग्रह के रूप में ल्यूमलाइट 4 होगा। उपरोक्त में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2, डी न तो 1 और न ही 2। उत्तर है सी। इसरो 22 अप्रैल को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-55 PSL C-55 मिशन को सिंगापुर के टेलोस 2 के साथ प्राथमिक उपग्रह और ल्यूमलाइट 4 को सहयात्री उपग्रह के रूप में लॉन्च हुआ है। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV भारत की तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। यह लिक्विड स्टेज से लैस होने वाला पहला भारतीय लॉन्च व्हीकल है। टेलोस 2 अंतरिक्ष यान इमेजरी प्रदान करेगा जिसका उपयोग हॉटस्पॉट निगरानी और धुंध प्रबंधन, हवाई दुर्घटना खोज और बचाव कार्यों और बहुत कुछ के लिए किया जा सकता है। ल्यूमलाइट 4 को सिंगापुर द्वारा भी विकसित किया गया है और यह एक उन्नत 12U उपग्रह है जिसे उच्च प्रदर्शन अंतरिक्ष जनित VHF डेटा एक्सचेंज सिस्टम VDES के प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के लिए डिजाइन किया गया है।